जब आप उस रूट के थ्रू जाते हैं, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो पेट्रोलिंग है, वो आपको पकड़ सकती है। बहुत सारे लोग अगर आप टेक्सास की तरफ जाते हैं, तो दे हैव द राइट टू ऑल्सो यूज़ देयर वेपन्स। जब मैं उस गाँव में गया, तो वो इतना स्पूकी था कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। वहाँ के जितने लड़के थे, जितने मर्द थे, उनमें से कोई भी वहाँ नहीं था। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझते हैं। हुँ, इसमें 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा हुँ, मैं। एक स्टूडेंट जा रहा था ऑन अ रिसर्च। हुँ। वो रिसर्च क्या कर रहा था कि दे फाउंड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया टीथ बना सकता है। एक तो रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? अब वो रेसिज्म क्यों हो रहा है, इस पे आई थिंक आप एक्सपर्ट हो, मे बी हुँ, आप इस पे कुछ पॉइंट्स हाइलाइट कर हुँ, पाओ। दूसरा, अभी इन 2024 में स्टूडेंट की ना डेथ बहुत हो रही है। हुँ। अब I-20 जब आ जाता है, अब ये बहुत हल्ला मचा हुआ है कि यार वीज़ा डेट्स नहीं मिल रही हैं, हमको किसी थर्ड कंट्री में जाके अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और या बहुत सारे ऐसे जो एजेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको फॉर अ कॉस्ट वीज़ा डेट दे देंगे। वो या तो ये बोलेगा कि मेरे को मेरे देश में खतरा है, हुँ, असाइलम फाइल करेगा, हुँ, व्हिच इज़ द वर्स्ट थिंग। जिस देश ने आपको ये सारा कुछ दिया, आप उस देश के बारे में जाके वहाँ कह हुँ। रहे हो कि मेरे को मेरे देश से ही खतरा है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे, कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज का जो टॉपिक रहेगा, मेरे ख्याल से उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो इट्स वंडरफुल कि आपने मेरे को इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के नहीं ऊपर। सर, थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के आए। वैसे आप हैंडसम बहुत हो। थैंक यू सो मच। इसके पीछे का क्या राज है? अच्छी सोच हुँ, और लोगों की हेल्प करना और अपने को उस लेवल पे लेके जाना कि जिसको मैं अगर अपने आप को स्पेशलिस्ट कहता हूँ, तो मेरा हमेशा से ये विचार रहा है कि उस काम को आसान कर देना चाहिए लोगों के लिए। तो आप पूरा एक बार बताओ ना, जो ऑडियंस आज आपको देखने के लिए जुड़ेगी तो उनको पता लगना चाहिए कि वो किसको सुनने जा रहे हैं। बिकॉज़ ये वाला जो टॉपिक है ना, हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। हुँ। तो ये आपकी ऑडियंस है। ज़रूर। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम यूएस वीज़ा के बारे में कवर करेंगे, डोंकी के बारे में कवर करेंगे, प्रोसेस के बारे में कवर करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है अबाउट 37 इयर्स, जिसमें से 12 साल मैं यूएस एम्बेसी में मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़, इमिग्रेंट वीज़ाज़, एंटी फ्रॉड यूनिट और फिर मैं बना वीज़ा स्पेशलिस्ट। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को ना अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हुँ। बहुत सारी जानकारी हो गई है। और जो मैं बाहर देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको कुछ भी बता देते हैं और बेचारे उन पे विश्वास कर लेते हैं। तो पिछले 22-23 साल से मेरा यही एक विचार रहा है कि मैं अपनी एक कंपनी खोली मैंने, और उसके अंदर हमने हज़ारों लाखों लोगों की हेल्प करी है, स्टूडेंट्स की, विज़िटर्स की, इमिग्रेंट वीज़ाज़ की। और प्रोसेस बहुत सिंपल बनाया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है। और विद 37 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई वांट टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ विज़डम आल्सो इन इट, सो दैट लोगों को समझ में आए कि वो जो करने जा रहे हैं, वो क्यों करने जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। ओके। तो अभी अगर वो आपने वर्ड यूज़ किया था ब इन्वेस्टिगेशन। हुँ। उसमें वो क्या था बेसिकली? उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यूएस जाना चाहते हैं या हुँ, कनाडा जाना चाहते हैं, और उसके अंदर वो किसी के बहकावे में आके कुछ ऐसे कागज़ तैयार कर लेते हैं, जो कागज़ उनके नहीं होते हैं, जो ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो उनसे अगर उनका केस अच्छा भी है, क्योंकि किसी ने उनको ये समझा दिया कि ये कागज़ लगाओगे तो आपका प्रोसेस ईज़ी हो जाएगा, हुँ, तो अनफॉर्च्युनेटली वो सारा प्रोसेस जो है उनका सारा बिगड़ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं इमिग्रेंट वीज़ा की अगर मैं बात करूँ, तो उनमें से एक ऐसा केस आया जिसके अंदर, और ये मैं पहले एग्ज़ाम्पल दे भी चुका हुँ, हूँ कि यूजुअली वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इमिग्रेशन की बात करें कि भई यूएस के अंदर कोई उनका हस्बैंड रहता है, वो यहाँ इंडिया आया, उसने यहाँ पे आके शादी करी और अपनी वाइफ़ को लेके जाना चाहता है। पर किसी ने उनको ये समझाया कि यार ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डाल दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम उनको एट लेंथ बात करेंगे, तो आई एम श्योर हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा भी हो जाएगा ठीक है, आप और क्रिस्प इंटरेस्टिंग बता भी दो। रहेगा। हाँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक्चुअली शादीशुदा था, और वो किसी तरीके से अमेरिका पहुँच गया, हुँ, और वहाँ पहुँच के उसने किसी से शादी कर ली, और फिर अब अपनी वाइफ़ को कैसे लेके जाएगा? तो फिर वो वापस इंडिया आता है, और फिर वो अपनी वाइफ़ से शादी करता है, फिर उसकी इमिग्रेशन फाइल करता है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स का ट्रेल देखेंगे, तो हुँ, या तो उनको डिवोर्स दिखाना पड़ेगा, या दिखाना पड़ेगा कि जो मेरा पहला हस्बैंड था, वो शायद गुज़र गया है। तो ऐसे ही केस था जिसके अंदर एक डेथ सर्टिफ़िकेट आया, और वो डेथ सर्टिफ़िकेट हमने देखा और हमको लगा कुछ गड़बड़ है, तो हमारी पूरी टीम गई इन्वेस्टिगेशन करने। तो जिसका डेथ सर्टिफ़िकेट था, हम एक्चुअली उससे बात कर रहे थे। और आप तब तक आपको पता था? नहीं,
हम लोग तो जब जाते हैं तो पता हम्म। करते हैं ना लोगों से कि भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो हम ये थोड़ी ना बताते कि हम भाई ये डेथ सर्टिफिकेट वेरीफाई करने आए हैं। हम्म। तो हम जब गए गाँव में, तो जिसका डेथ सर्टिफिकेट था उससे हम बात कर रहे हैं। तो अब वो एक सिंपल केस हो सकता था, हम्म। उन्होंने अननेसेसरीली उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, ठीक है ना? तो जो केस है, अगर आपका ऐसा कोई इमिग्रेशन केस है और आपकी हस्बैंड वहाँ रहते हैं या वाइफ यहाँ रहती है, तो एक सही लॉयर के पास जाइए, सही कंसल्टेंट के पास जाइए जो आपको ये सारी चीज़ें बता सके। ऐसे ही एक बहुत साल पहले मेरे पास एक केस आया, जिसके अंदर हस्बैंड अमेरिका में था और उसने वहाँ पे जाके शादी करी और फिर अपनी वाइफ को बुलाया। अब वो ऑब्वियसली जब वो एम्बेसी गए, तब तक मैं छोड़ चुका था अपना जॉब। जब वो एम्बेसी गए तो उनका केस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि उनको ये पता था कि ये दिक्कत हम्म। है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट किया। अब वो कॉन्टैक्ट करके ऑब्वियसली किसी ने उनसे बहुत सारे पैसे चार्ज करे, पर उनका केस सॉल्व नहीं हुआ। हम्म। तो बहुत घूम फिर के वो लोग फिर मेरे पास आए और फिर मैंने उनका केस देखा। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि अगर आपके हस्बैंड की पहले शादी हुई है तो उनसे बोलो कि उसको डिवोर्स करें, आपसे रीमैरिज करें, एम्बेसी जाके या आप उनको एडमिट करें कि ये गलती हो गई है, हम्म। राइट? उस गलती के बाद देयर समथिंग कॉल्ड एज़ वेवर, कि आपसे गलती हो गई, गवर्नमेंट आपको माफ़ करे। उसकी एक फ़ीस होती है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस उन्होंने अडॉप्ट किया और उन्होंने मेरे कहने से एम्बेसी के अंदर जाके वो अपनी गलती मानी। हम्म। उन्होंने वेवर एप्लीकेशन प्रोसेस करी, उनका वेवर अप्रूवल आया और उनका वीज़ा लगा। तो ये प्रोसेस था सिंपल। तो सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जो लेडी थी, उसका जो बेटा था, उसने आके मेरे को ₹10 का नोट दिया, बोला अंकल इसकी आप टॉफ़ी खा लेना। वो आज भी मेरे पास है नोट, क्योंकि उसने कहा कि अब मैं पापा को जाके मिलूँगा। सो दैट वाज़ हम्म। सच अ वंडरफुल थिंग फॉर मी। तो अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप प्रोसेस को समझ लें और उस प्रोसेस के थ्रू जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। परफेक्ट। प्रोसेस पे हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था आपकी जो डोंकी का कॉन्सेप्ट है। हुँ, मैं देख रहा था कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं। हुँ, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और एक गुजरात के पास भी है, डिंकुचा विलेज है। करेक्ट, अभी सिनेरियो इतना गंदा है कि लेटिन अमेरिका में जाने के लिए जो मोस्टली मतलब बिल्कुल डेडेस्ट बॉर्डर माना जाता है मेक्सिको का। हुँ, ठीक है, तो मैं आपसे, क्योंकि आज की डेट में ना कोई भी किसी को बहला फुसला के कुछ भी करा लेता है, और मैं ये भी मैं सोच रहा था कि यार 40 50 60 लाख रुपए बंदा दे रहा है, वो भी पैदल ऐसे ऐसे जंगलों में जाने के लिए जहाँ पे आपकी लाइफ की तो कोई गारंटी है ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से, जो यूथ आपको आज देख रहा होगा, उनको आप ये बताओ कि पहले तो डोंकी का प्रोसेस होता क्या है और कितना डेंजरस होता है ये? ओके। सो सबसे पहली चीज़ कि ये क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन में रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में मालूम है और मैं बहुत लोगों से ये भी कहता हूँ कि ये दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो कोई भी कर सकता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। हुँ, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि आप जो ये कर रहे हैं डोंकी रूट, वो नॉट ओनली फॉर यू, बहुत डेंजरस है। तो इसका यूजुअली क्या प्रोसेस रहता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो जिनके अपनी-अपनी रूट्स बना रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है ना? और उस रूट के थ्रू वो आपको भेजते हैं। और कई बार आपने सुना भी होगा और अखबार में पढ़ा भी होगा कि कई लोग इस चक्कर में अपनी जान भी गँवा चुके हैं, क्योंकि वो रास्ता ही बहुत डेंजरस है। कोई जो कार है उसकी बूट में छुप के जाता है, कोई टायर्स के अंदर जाता है, कोई ट्रेन के अंदर छुप के जाता है, कोई जंगलों से जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप पहले सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करना शुरू करें, जिसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में। सो जब आप उस रूट के थ्रू जाते हैं, जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो पेट्रोलिंग है, वो आपको पकड़ सकती है। बहुत सारे लोग अगर आप टेक्सास की तरफ जाते हैं, तो दे हैव द राइट टू ऑल्सो यूज़ देयर वेपन्स इफ दे सी कि अगर कोई इंट्रूडर आ रहा है तो। इट बिकम्स वेरी डेंजरस। और फिर मान लीजिए कि आप उस रूट के थ्रू चले भी गए और आप वहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या? तो लाइफ़ तो वहाँ से शुरू होती है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो उसका नाम ही क्यों रखा है डोंकी? क्योंकि आई बिलीव इट इज़ रियली अ डोंकी, आपको गधा ही बना रहे हैं। राइट। उसका नाम ही वही रखा है। तो आप प्लीज़ उसके बारे में सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो उस रूट से जाते हैं तो पहले वो एक और कंट्री में जाएँगे, फिर हुँ, वहाँ पे वो कुछ रहेंगे, फिर उस दूसरी कंट्री से फिर आप तीसरी जगह जाएँगे, फिर आपको या तो ट्रक में लेके जाएँगे या फिर आपको पैदल लेके जाएँगे। और अनफॉर्च्युनेटली उसके अंदर लेडीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और जो यूथ है वो भी होता है। अब यूथ को ये समझना चाहिए कि वहाँ जब मैं पहुँच गया, अगर आप पहुँच गए, अगर आप वाक़ई वहाँ ज़िंदा रहे और वहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा? वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका, क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा है कि जिस दिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई,
ठीक है ना? आपको वहाँ जाके कोई ना कोई स्टेटस तो लेना पड़ेगा ना। राइट। उस स्टेटस के लिए आपको किसी एजेंसी के पास जाके अपने को एनरोल करना पड़ेगा। आपके वहाँ पे फ़ोटोग्राफ होंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपकी सारी डिटेल्स होंगी और जिस दिन वो पॉलिसी चेंज होगी, उस हुँ, दिन क्या होगा? नॉट कि जो वहाँ पहुँच गया उसको सबको अपना स्टेटस मिल जाएगा। वहाँ पे भी पहुँच के आप केवल उस डर या खौफ में रह रहे हैं कि यार इसके बाद क्या होगा? और हुँ। अगेन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 37 इयर्स का है, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है। उन्होंने घर खरीद लिया है, बिज़नेसेस शुरू कर दिए हैं, बैंक बैलेंसेस हैं और फिर वो जब उनकी केस आया जज के सामने और जज को वो लगा कि ये केस ठीक नहीं है, उन्होंने वहीं से उसको जेल में डाला और वहाँ से उनको इंडिया की फ्लाइट पकड़ के वापस भेज दिया। नाउ दैट पर्सन जिसने वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स अपनी ज़िंदगी के लगा लिए हैं, हुँ। वो वापस नहीं जा सकता कभी भी। तो ना वो यहाँ का है, ना वो वहाँ का है। तो इट बिकम्स वेरी, वेरी डेंजरस। आपकी पूरी ज़िंदगी जो पहले तो जब आप यहाँ से गए, तब यहाँ पे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बेचा होगा क्योंकि 40-50 लाख रुपए बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसकी साल की या उसकी ज़िंदगी की कमाई इतनी हो सकती है। एग्ज़ैक्टली, मैं तो ये भी कहता हूँ जो पेरेंट्स इसको देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो 20-22 साल के डोंकर से या डोंकी हैं जो भी जाते हैं, 50-60 लाख रुपए में तो इंडिया में भी अच्छा खासा बिज़नेस हो सकता है। और अगर आपको बाहर जाना ही है, तो आप पूरा प्रोसेस से जाओ। एग्ज़ैक्टली। अ, अभी कुछ ही देर पहले मैंने कहा कि इसके बारे में हम ज़रूर हुँ, बात करेंगे। अगर 50-60 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, अगर आप उसी को अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो आप इवेंचुअली वीज़ा के लिए क्वालीफ़ाई करोगे। आज यूथ को क्या चाहिए कि मेरे को इंस्टेंट चाहिए, पेशेंस नहीं है। अगर वो पेशेंस के साथ काम करेंगे और एक अपना लक्ष्य को सामने रख के काम करेंगे, हुँ, आई एम श्योर वी कैन ऑल अचीव दैट। और इन द लास्ट 5-6 इयर्स मैंने देखा है कि इफ आई टॉक अबाउट पंजाब, इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, इफ आई टॉक अबाउट गुजरात एंड हैदराबाद, वहाँ से और इसके अलावा जो टियर 2 सिटीज़ हैं, हुँ, वहाँ से भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हुँ, जो छोटे एक 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 बहुत मीडियोकर फैमिली से हैं, उन्होंने वो सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए, अपनी स्कॉलरशिप्स लीं और वहाँ पढ़ने गए। तो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था जब मैंने देखा, जयपुर के एक छोटे से गाँव से एक लड़की आई, जिसके फादर सिर्फ़ कुम्हार थे। हुँ, उन्होंने उस लड़की ने मेहनत करी, 12th में अच्छे नंबर्स लेके आई, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको स्कॉलरशिप दी और वो वहाँ पढ़ने गई। उसके एक जने के जाने से नॉट ओनली उसके फैमिली को बहुत ज़्यादा चेंज मिला अपनी लाइफ के अंदर, बट उसके आसपास का और एनवायरनमेंट चेंज हुआ। सो भी इसलिए मैं कह रहा था मेरे को अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि उस लड़की ने ये दिखाया कि पॉसिबिलिटीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आपका वो आई थिंक आप हरियाणा का ही कौन-सा विलेज है जहाँ पे आप विज़िट करने गए थे? वो वाला किस्सा भी बताइए। वो हरियाणा नहीं, वो था इस तरफ थोड़ा पंजाब? पंजाब की तरफ था। हुँ, जब मैं इन्वेस्टिगेशन में था, तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने गया वहाँ, तो करीब सुबह के 10 साढ़े 10 या 11 बजे होंगे और यूजुअली जब हम गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पे चौपाल होती है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। जब मैं उस गाँव में गया, तो वो इतना स्पूकी था कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। वहाँ के जितने लड़के थे, जितने मर्द थे, उनमें से कोई भी वहाँ नहीं था। वो सब विदेश थे। मतलब आज ये बात करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि वो जो वहाँ की हवा चल रही थी ना, वो आज भी मेरे कान में उसकी आवाज़ आती है कि मतलब पूरा गाँव खाली था, उस गाँव के अंदर क्या हो रहा था, जबकि वो इतना प्रॉस्पेरस गाँव है। बट उनको सबको विदेश जाना था, वो लोग विदेश चले गए, तो पूरे गाँव के अंदर ताले लगे हुए थे। सो इट वाज़ सच अ एक फीलिंग थी, ईरी फीलिंग जिसको कहते हैं ना, कि आप वहाँ जाके आपको डर लगा कि यार ये क्या हो रहा है? इसी तरीके से मैंने और भी जगहों के बारे में हुँ, सुना है कि हुँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हुँ, लोग बाहर चले गए हैं या डोंकी के थ्रू गए हैं या मैरिज करके गए हुँ। हैं और विदेशों में रह रहे हैं और यहाँ परिवार उनका पीछे है। और कई तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को 20-20 साल से नहीं देखा है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, अपने फादर को। क्योंकि आप इलीगली, चलो मैं कहता हूँ आप 1% को चले गए, हुँ, ठीक है? आपको वहाँ पे सारी चीज़ मिल गई। आप वापस नहीं आ सकते ना फिर, करेक्ट। बिकॉज़ आप तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट तो आपने किया ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक बच वहाँ पहुँच गया हुँ, डोंकी करके, उसके बाद उसकी लाइफ़ शुरू होगी। वो या तो ये बोलेगा कि मेरे को मेरे देश में खतरा है, हुँ, असाइलम फाइल करेगा, हुँ, व्हिच इज़ द वर्स्ट थिंग। जिस देश ने आपको ये सारा कुछ दिया, आप उस देश के बारे में जाके वहाँ कह रहे हुँ, हो कि मेरे को मेरे देश से ही खतरा है, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं समझती है, हुँ, राइट? तो वो भी
देती है कि चलो आपको चांस दो कि क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी होते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ की एजेंसी और वहाँ की एजेंसीज बात नहीं करती है, सब करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है। तो फिर उसके बाद जब उनका केस चलता रहता है, तो कई बार केस अप्रूव होता है, कई बार नहीं होता है अप्रूव। जब अप्रूव नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? आपकी सारी मेहनत खराब होगी, ना आप इंडिया आ सकते हैं, ना यहाँ से आपका परिवार वहाँ जा सकता है। तो कैच 22 हो गया, ना आप इधर के ना उधर के। बट आप इसमें ये देखो ना, जैसे इतने सारे डोंकीज जाते हैं, लैटिन अमेरिका जाते हैं या पनामा जाते हैं, क्या वो कंट्री कोई एक्शन नहीं लेती, या उसको रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये लेबर वर्क ही कर पाएंगे, वाइट कॉलर तो जॉब नहीं कर पाएंगे। हम्म। लेबर वर्क शायद ये वहाँ के हिसाब से थोड़ा सस्ता कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट इनको बुलाती है। देखिए क्या है कि हर कंट्री की एक पॉलिसी है, उनका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। अब अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है हम्म। और वो आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, आपके पास वैलिड टिकट है और आपके पास वहाँ का वीज़ा है, तो वो कोई कंट्री आपको मना क्यों करेगी? तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ तक की वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ जाके वो ढूँढते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, ओके। राइट? तो जो आपके पास लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स तक तो वो वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वो जो आपका जो डोंकर है जिसको भी कहते हैं, वो उसके बारे में उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो वहाँ की पॉलिसी को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो सिस्टम के साथ खेल रहा है। कुछ एड्स मैंने ऐसे भी देखे थे कि आइल्स की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जुगाड़ लगा देंगे, हम ये कर देंगे। ये किस हद तक ठीक है सर? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम्म। कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि भई इंडिया के अंदर जुगाड़ सब हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा एक जुगाड़ सुना है हमने। और लेकिन आप ये समझिए कि एक स्टूडेंट है, उसने आइल्स के अंदर उसका अच्छा स्कोर आ गया या टोफल के अंदर उसका अच्छा स्कोर आ गया। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो वहाँ इंटरव्यू बेस्ड है। हम्म। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि एक स्टूडेंट आया और देखा यार इसकी यूनिवर्सिटी तो ठीक-ठाक है, हम्म। अच्छी जगह जा रहा है और उसके स्कोर्स भी देखे वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो सामने खड़ा है वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता उस ढंग से। हम्म। तो जब देखा तो उसका स्कोर था टोफल के अंदर 110, व्हिच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो उससे पूछा भाई ये स्कोर कहाँ से आया, कैसे आया है? तो उससे इंग्लिश ही ना बोली जाए ढंग से, हम्म। है ना? तो अब इवेंचुअली तो वो कहीं न कहीं फँसा वो। हम्म। अब जब हमने वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कराए, हम्म। तो पता कि वो ये तो किसी और ने एग्ज़ाम दिया था उसका और ये कहीं और था और तो ये सब जुगाड़ दिया गया। अब आप इसको अगर हम बहुत सीरियस एक तरीके से देखते हैं, सीरियस ये है कि वो आइल्स टेस्ट का उसका वो रीज़न क्या है, वो क्यों माँगते हैं आइल्स टेस्ट? अगर मैं बेसिक बात करूँ, पहले हम बात करते हैं क्लासरूम की। अगर हम हम्म। क्लासरूम में बात करेंगे, अगर वो यहाँ से चला भी जाता है और क्लासरूम में वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो समझेगा क्या बच्चा, करेक्ट। राइट? क्योंकि वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होगी, उसको प्रेज़ेंटेशन भी देनी है। क्योंकि इंडियन एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन में जो डिफ़रेंस है, यहाँ पे क्या है हम याद कर सकते हैं और फिर हम जाके लिख सकते हैं। वहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो है कि आपको प्रेज़ेंट करना है अपने आप को, आपको प्रेज़ेंटेशन भी देनी है, आपको टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पे बात करनी है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकली डिज़ाइन्ड करिकुलम होता है उनका। अब वहाँ जाके वो क्या करेगा? फिर उसने जो यहाँ आइल्स के पैसे दिए होंगे किसी को जुगाड़ने के, उसके बाद फिर उसने यहाँ से अपने फ़ीस के पैसे दिए होंगे, ट्रैवल के पैसे दिए होंगे, उसके बाद वहाँ जाके रह भी रहा होगा, वो भी खर्चा करेगा और फिर उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएँगे, तो फिर उसको क्या होगा इवेंचुअली यूनिवर्सिटी उसको आउट कर देगी। फिर अब हम्म। यही प्रॉब्लम आ रही है कनाडा के अंदर, कि इतने सारे बच्चे वहाँ चले गए हैं और वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल की उनको रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ तो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, हम्म। आपका वीज़ा भी लग गया। अब इवेंचुअली क्या हुआ, जो एक अच्छा स्टूडेंट है, हम्म। जिसने मैकगिल में जाना है, उसके लिए कंपटीशन टफ हो गया ना। कॉम्पिटिशन टफ हो गया, उसके लिए वो स्कोर रेट ऊपर चला गया, वहाँ की गवर्नमेंट भी अगेंस्ट हो जाएगी, वो भी अपनी पॉलिसीज़ को फिर रिविज़िट करेगी कि ये हो क्या रहा है। तो एक उस किस्म के स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के लिए अननेसेसरी कॉम्पिटिशन और कॉम्प्लिकेशन कर दी, ओके। ठीक है ना? सो व्हिच इज़ अगेन व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ जो डिज़र्विंग है, वो उनके लिए आपने जो अनडिज़र्विंग है, वो उनसे वो पाई खा रहा है। इवन ये आई थिंक यूएस और यू उसमें भी है, कनाडा में भी तो है, हुँ। लेकिन यूएस में भी बहुत ज़्यादा है ये। देखो यूएस के अंदर जो सबसे अच्छी बात वो है कि उसका इंटरव्यू बेस्ड है, राइट? जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो एक प्रोसेस बेस्ड है। उस प्रोसेस के अंदर आप जिस भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं या एजेंट जा रहा है, हम्म। उसके पास जो वो डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, आपका करियर किस तरफ जाएगा। यूएस के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत इंटरेस्टिंग
या बहुत टाइट एक प्रोसीजर है। मैं ये समझना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू बेस्ड एंड द प्रोसेस बेस्ड? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? ओके। सो प्रोसेस, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड डू इट। हम्म प्रोसेस में क्या हो गया, A B C D E डॉक्यूमेंट्स लगाए, आपने भेज दिया, और वो प्रोसेस के अंदर वो क्वालिफाई करा तो काम हो गया। हम्म अब इंटरव्यू हम्म सब्जेक्टिव है, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ, दो अलग चीज़ है। हम्म ठीक है ना। जो यूएस वीज़ा है, उसके अंदर अगर आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं करके जाएंगे, अगर आप समझेंगे नहीं आपकी जर्नी क्या है, आप कहाँ से शुरू कर रहे हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो, तो वीज़ा ऑफिसर तो 2 मिनट में समझ जाएगा। सो आई कॉल दैट एज ए, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू गो देयर, आप लेजिटिमेट स्टूडेंट होने चाहिए। और उसके बाद उस पढ़ाई के बाद आप क्या करोगे, डू हैव इनफ रीजंस टू कम बैक और नॉट, क्या आपने इंटेंशन दिखाई कि नहीं दिखाई। हम्म अब देर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो रोज़ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, एक वो जो अमेरिका जाना चाहता है, एक वो जो अमेरिका जाके पढ़ना चाहता है। हम्म इज देयर ए डिफरेंस? हम्म। एक जो अमेरिका जाना चाहता है, एक हाँ, वो तो वहाँ जाके जो पढ़ना चाहता है। पढ़ना चाहता है तो डिफरेंस है। बिल्कुल। आप समझते हो, मैं समझता हूँ, वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को समझता है। अब उससे पूछे कि भाई आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, अब वो एक क्लीशेड आंसर देगा जो वो इंटरनेट पे पढ़ रहा है कि वहाँ की एजुकेशन बहुत प्रैक्टिकली डिजाइंड है, वहाँ का करिकुलम जो है वो इंटरनेशनल है, आई गेट ग्लोबल एक्सपोजर। अब ये आंसर दिया किसने? ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप डेंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, बायोकेमिकल के लिए जा रहे हो, आपने कुछ नहीं बताया। तो अगेन अगर हम इस चीज़ को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा काम है इसको सिंपल करना, हम्म तो उसको हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है बाय टेलिंग दी स्टूडेंट, फर्स्ट यू शुड स्टार्ट योर जर्नी विद इन। आप अंदर से अपनी जर्नी शुरू करो कि मैंने क्या पढ़ना है, ओके। और उस पढ़ाई से मेरा करियर कहाँ जाएगा, और उस करियर के लिए कौन सी कंपनीज हैं जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। ओके। और वो कौन से मेजर रीजन होते हैं जहाँ पे वीजा इशू होता है और वीजा रिजेक्ट होता है? बिकॉज रिजेक्शन बहुत बढ़ रही है पिछले 6-7 महीने का अगर सिनेरियो आप देखो। ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा। अगर मैं कनाडा की बात करूं, हम्म तो कनाडा के इस वक्त डील प्रोसेस बहुत डिलेड है। हम्म क्यों? एक तो उनका इंटरनल जो सिचुएशन है वो हम्म थोड़ा हम्म गड़बड़ा गया है। उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं दो कंट्रीज़ की, हम्म क्योंकि वीज़ा जो है वो सिर्फ वीज़ा नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टू कंट्रीज रेसिप्रोसिटी। हम्म रेसिप्रोसिटी का मतलब हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं उसके हम्म लिए। तो ये दो कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि उसकी फ़ीस कितनी होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली समझना चाहिए जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, हमको हम्म सबको, कि उसका महत्व क्या है। क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, मेरे और आपके बीच की बात नहीं है कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरे को वीज़ा मिल गया। नो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग देयर, नंबर ऑफ विजिटर्स गोइंग टू अ कंट्री, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और जो हमारी कंट्री है उसको किस तरीके से रेसिप्रोकेट करती है। कंट्री के इंटरनेशनल अफेयर, जैसे लेट्स एग्जांपल कनाडा और इंडिया के आज की डेट में थोड़े से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं, ठीक है, इस इंडियन स्टूडेंट पे कितना इम्पैक्ट आता है इसका? ओवरऑल आएगा, क्योंकि दो कंट्रीज डिसाइड करती है ना। अगर कंट्री के दोनों कंट्रीज़ की अगर क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या अगर उनके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कहीं कोई दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट्स वो नहीं चाहते स्टूडेंट्स को बुलाना, वो हम्म डेफिनेटली चाहते हैं। हम्म क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, और हम लकी हैं कि इंडिया के अंदर डाइवर्स कल्चर इतना है कि पूछिए नहीं। सो डाइवर्सिटी का क्या मतलब हो गया कि आप और मैं जब एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम दोनों के विचार कुछ अलग हो सकते हैं। अगर हम सेम सेम सोचेंगे तो फिर इनोवेशन नहीं होगी। सो डाइवर्सिटी एक्चुअली मीन्स कि क्लैश ऑफ टू आइडियाज़। मतलब क्लैश ऑफ टू आइडियाज़ का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसके बीच में जो निकला वो इनोवेशन है। हम्म राइट, अगर मैं और आप सिर्फ वनीला आइसक्रीम की बात करेंगे तो फिर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी नहीं आती। करेक्ट। राइट, तो उसके लिए वो डाइवर्सिटी होना, वो डिस्कशन होना, डिफरेंट कल्चर्स को वहाँ आना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक एवरेज फीस देखेंगे, एक इंडियन या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, हम्म। ही पेज 90% मोर देन व्हाट द लोकल पर्सन इज पेइंग। अगर, सॉरी, इसको समझाओ मेरे को। हाँ, अगर एक मान लीजिए कि एक कॉलेज की फीस है $50,000, हम्म तो वहाँ का जो लोकल है वो तो लोकल फीस देगा, विच कुड बी एनीवेयर बिटवीन $5,000 to $10,000 एनुअली, हम्म और मैं दूंगा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट $50,000। तो आप इकोनॉमिक समझिए ना। ओके। आप समझिए कि वो एक स्टूडेंट जब यहाँ से जाता है, तो सिर्फ वो ट्यूशन फीस नहीं देता, ट्यूशन फीस देता है, लिविंग देता है, फूड, ट्रैवल, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करता है। सो ही हम्म इज पेइंग। सो इफ यू टॉक अबाउट दी
द मनी विच इज गोइंग देयर हम्म फॉर ईच स्टूडेंट और जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है हम्म उनके लिए, दैट्स ह्यूज। तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं स्टूडेंट चाहते, वो भी चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर द मनी बट ऑल्सो फॉर द इनोवेशन। क्योंकि इंडियन माइंड्स बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है। हम जब वहाँ जाके उनकी करिकुलम से बात करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो हम केवल याद करके और एग्ज़ाम से मे बी 2 महीना पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, हम्म वहाँ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिबेट है, हम्म कांस्टेंट प्रेजेंटेशंस है। तो वो जो इनोवेशंस होते रहते हैं, तभी तो वहाँ पे इतना रिसर्च होता है। सो इट इज़ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड। ओके। और इंडिया के वो कौन से मेजर स्टेट हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं स्टूडेंट्स के? स्टूडेंट्स इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो वो आएँगे हमारे सारे मेजरली साउथ से। हम्म बहुत सारे स्टूडेंट साउथ से जाते हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्थ और यहाँ से नहीं जाते, वहाँ से भी जाते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट मेजॉरिटी, हम्म देन मेजॉरिटी इज़ कमिंग फ्रॉम साउथ। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, जो बॉम्बे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ से आते हैं। दिल्ली से बहुत जाते हैं। यहाँ से तो बहुत मिक्स हो गया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जाने शुरू हो गए हैं विद द राइट काइंड ऑफ प्रोसेसेस। ओके। दे विल कंप्लीट देयर एसएटीज, वो जीआरई कंप्लीट करेंगे, जीमैट कंप्लीट करेंगे, टोफल कंप्लीट करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, फिल्टर होके जाएंगे फिल्टर बेसिकली। होके जाएंगे, उनको मालूम है कि क्या करना है। हम्म तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ा आता है स्टूडेंट्स करने में, क्योंकि आप इंटरेक्शन उनसे कर रहे हो जो एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, हम्म जिनको मालूम है उनका करियर कहाँ जा रहा है, राइट? हम्म तो उनसे इंटरेक्ट करके उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है मेरे को। जैसे आपने शुरू में कहा कि आप इतना जो है वो कैसे एंथुसियास्टिक है, हाँ। क्योंकि आप जब स्टूडेंट से मिलते हैं तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझते हैं। हम्म इसमें 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा हम्म मैं। एक स्टूडेंट जा रहा था ऑन अ रिसर्च। हम्म वो रिसर्च क्या कर रहा था कि दे फाउंड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया टीथ बना सकता है। दे फाउंड अ बैक्टीरिया हाँ, जो बैक्टीरिया टीथ टीथ बना बना सकता है। सकता है। उसकी रिसर्च करने गया है वो, कि ये कैसे इंटरेस्टिंग। हो सकता है, उसको हम्म कैसे शेप कर सकते हैं। तो ये तो हमको पता ही नहीं हो सकता था कभी। यार ऐसा भी कुछ हो रहा है। एंड देन अगर हम मीडिया की बात करते हैं, सो आई गॉट अ स्टूडेंट जो जा रहा था सुपर स्पेशलाइज करने इन एनिमेशन ओनली फेशियल एक्सप्रेशंस। वो 2 साल की पढ़ाई से वही करेगा कि एक अगर मैं एनिमेशन करता हूँ तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। ये चीजें हम हमारे इंडियन एजुकेशन में नहीं है क्या? है पर कम है। ये तो सुपर या स्पेशलाइजेशन, फोकस नहीं है हमारा बेसिकली? अभी वो करिकुलम डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग बहुत रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। ओके। अगर हम रिसर्च करें, और जो अब होना शुरू हो गया, जैसे अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो उसमें इनोवेशंस आना शुरू हो गए। तो फ्यूचर प्लान मतलब कैसे रहने वाले हैं इंडियन इंडियन एजुकेशन के, कि वीजा एप्लीकेशन कम होगी या बढ़ेगी? और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, बहुत सारी इंडियन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम्म वो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से टाइप कर रहे हैं। दो तीन का नाम बता सकते हो कौन कौन सी हो? एक जिंदल है, उन्होंने टाइप किया हुआ है। ग्रेट लर्नर्स करके हैं, उन्होंने टाइप करा हुआ है। अशोका जो यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी फैकल्टी इंटरनेशनल है, हम्म ठीक है ना। और एमिटी में भी मेरे ख्याल से उन्होंने टाइप करा हुआ है, हम्म जिसके अंदर अगर आपका 4 साल का प्रोग्राम है तो हम्म 2 साल आप यहाँ करेंगे वही करिकुलम, और और दो दो साल साल वहां वहाँ करेंगे। करेंगे। ओके। तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ योर प्रोफेसर्स, हम्म नॉट ओनली जस्ट द स्टूडेंट। एंड दिस इज ऑल्सो इजी फॉर द स्टूडेंट ओनली ना, ऑफ कोर्स बिकॉज कि 2 साल का जो एक्सपोजर उसको वहां मिलने वाला था वो आज उसको यहाँ पे मिल गया। 2 चीज़ें हो गई, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, करेक्ट। ठीक है, एंड ही इज ऑलरेडी इमर्स्ड इन दैट प्रोग्राम। उसको प्रोग्राम समझ में आना शुरू हो गया है कि यार ये प्रोग्राम इस तरीके से मैं हम्म करूँगा, और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। ओके। तो हम्म, ओके, अभी मैं एक न्यूज़ भी देख रहा था, दिस इज जिसमें यूके का भी जिक्र था, हम्म, यूएसए का भी था, कनाडा भी था। एक तो रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब वो रेसिज्म क्यों हो रहा है, इस पे आई थिंक आपको, आप एक्सपर्ट हो, मे बी आप इस पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर हम्म, पाओ। दूसरा, अभी इन 2024 में स्टूडेंट की ना डेथ बहुत हो रही है, हम्म, उसके पीछे का कुछ आपको सेंस समझ आता है क्यों हम्म, हो रही है? हम्म। देखो 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर इतना डेप्थ नहीं किया हूँ, बट वॉट एवर आई अंडरस्टूड हम्म इज हमको बहुत सारी चीज़ें ख्याल में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो एक ये हो गया कि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो उस प्रोग्रेस के अंदर आपको अपना जो एरिया ऑफ लिविंग है, वो बहुत सही तरीके से चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक मैं ब्रॉन्क्स है एक न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें एक ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिटी है वो डार्क कम्युनिटी रहती है, और वहाँ पे अगर मैं फ्लैशी घड़ी पहनूंगा,
या मैं फ्लैशी गाड़ी खरीदूंगा और मैं रहूंगा वहाँ पे, तो आप ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप अपना नेबरहुड भी चेंज करिए। आप ऐसे नेबरहुड में जाइए जहाँ पे सारे एफ्लुएंट लोग हैं, वो आपको रिस्पेक्ट भी उतनी देंगे और आपका इंटरेक्शन भी वैसे ही होगा। अगर आप उस चक्कर में आप अच्छी घड़ी, फ्लैशी फ्लैशी क्लोथ्स और ये सब पहनेंगे और एक ऐसी जगह पे रहेंगे जो थोड़े से डाउन टॉटन है, तो ऑब्वियसली जेलसी होगी, वेदर इट इज एन इंडियन और एनीबडी एल्स। सो पहले तो अवेयर होना बहुत जरूरी है, राइट? अवेयर कैसे होंगे कि आपके नेबरहुड में क्या चल रहा है। आप उस उतना पैसा बचाना चाहते हैं और ये खरीदना चाहते हैं, उससे बेटर तो ये है कि आप एक अच्छा घर खरीदें, अच्छी लोकेलिटी में घर खरीदें और फिर वहाँ मूव करें और फिर वहाँ पे आप अपना प्रोग्रेस दिखाएं। आप वहाँ पहुँचे हैं और आप यहाँ से अपने फादर साहब से या अपने घर से पैसे मंगा रहे हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और आप पार्टीज कर रहे हैं, तो जो वहाँ का जो लोकल है वो बोलेगा यार ये तो अभी आया है, इसने या तो मेरी जॉब ले ली, मुझसे छीन ली, या जो मैं डिजर्व करता हूँ ये छीन रहा है। तो ऑब्वियस एक कारण हो जाएगा ना। बट आपको इतना टाइम हो गया, कभी आपने रेसिज्म फील किया है, कभी फेस किया है? यार मैं ऐसी एक सिचुएशन में रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने जाके ट्रेनिंग दी है लोगों को। हम्म बट हाँ, जैसे मेरे बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो अभी रिसेंटली जैसे हम लोग सब ट्रैवल करने गए थे, वी वर ट्रैवलिंग टू मलेशिया। मलेशिया से हम लोग आगे जा रहे थे। हम्म तो हम पूरा एक ग्रुप था, मेरे सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग सब, उनके पेरेंट्स भी थे। हम्म तो वी वर क्लोज टू अबाउट 28 पीपल एंड वी ऑल वर ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो हमारे पीछे जो सज्जन खड़े थे, वो शायद ऑस्ट्रेलियन थे या किसी ऐसी कंट्री के थे, तो उनको ये बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था कि हम एज एशियन या एज इंडियंस हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। तो वो पीछे से अब्यूज़ करना शुरू हो गया था ओके कि ना इतना टाइम ले रहे हो आप और ये इतना कैसे आप लोग ये ट्रैवल कर रहे हो। तो वो ना अपनी अपने ही वाइफ से और उनसे बात कर रहा था और हमारे को ना नच करने की कोशिश कर रहा था। तो वो एक बड़ा अजीब सा लगा कि यार ही शुड अंडरस्टैंड, जो इंडिया आज से 10 साल 20 साल पहले था, आज इंडिया बहुत चेंज हो गया है। इंडिया के अंदर जो एस्पिरेशन है और जो मेहनत करनी, जो इंडियंस है वो मेहनती बहुत है। और जो हमारा डीएनए है, ये हम अपना डीएनए हर जगह लेके जाते हैं ऑब्वियसली, राइट? तो अगर हम बाहर भी हैं तो हमारा प्रोसेस क्या रहता है कि हम पढ़ाई करेंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम जितने भी पेरेंट्स हैं हम्म वो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी जगह पढ़े, उसके बाद अच्छी नौकरी करे। नौकरी करेगा, चाहे आज का यूथ है, चाहे हमारी एज का है या हमारे मिडिल वाला है, वो सेविंग ज़रूर करेगा। उसका गोल ये रहता है कि यार मैं अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान, एक घर ये ज़रूर ले लूँ। हम्म तो हमारा ये हमेशा से प्लान रहा है। और अगर हम इस प्लान से चल रहे हैं और जो विदेशी हैं, चाहे अमेरिकन हो, चाहे हम्म कैनेडियन हो, चाहे हम्म यूके हो, उनकी लाइफ जो है वो क्रेडिट पे रहती है हमेशा। दे स्पेंड फर्स्ट एंड दे कीप क्रिबिंग कि यार ये बिल्स चुकाने, बिल्स चुकाने, बिल्स चुकाने। ओके ठीक है ना? तो अब वहाँ पे उनका ये भी मिसमैच हो जाता है कि यार अभी तो आया है ये, मेरी कंट्री में आया है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। तो सो नाउ ग्रेजुअली पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि इंडियंस क्या हैं। हमारा जो डीएनए है वो है अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छी जॉब करना है और और सेविंग करनी है और अपने लिए एसेट्स बनाने हैं। ये ओके हम लोग पूरी दुनिया को सिखा भी रहे हैं अब तो। ओके आपको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप शेयर कर पाओ कि कभी ऐसा हुआ है कि इंडियन स्टूडेंट ने अगर वहीं से एजुकेशन करी, वो वहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या कोई कंपैरिजन होता है, कोई बायसेस होता है कि नहीं अपने वहाँ के देश को पहले जॉब दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ होता है? कंपनीज करती हैं ऐसा? ओके, सो कपल ऑफ थिंग्स हियर। एक तो हो गया पॉलिटिकल सिचुएशन, राइट? जो पॉलिटिक्स है वो तो यही कहेगी कि भाई हमारे देश के नागरिक को पहले जॉब मिलनी चाहिए और उस देश का फर्ज भी यही है। हमारा देश भी यही कह रहा है ना कि हमारे यहाँ के यूथ को जॉब मिलनी चाहिए। हम्म एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, हम्म वो बिजनेस वाला लाइबिलिटी को हायर करेगा या एसेट को हायर करेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ऑफ लाइबिलिटी कोर्स तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, एसेट्स ही एसेट करेगा, करेगा। राइट? तो अगर उसके लिए उस कंपनी में कोई अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है और वो वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली मिलेगी। अगर हम आज देखें टॉप वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं उसके अंदर इंडियन सीईओज हैं, हाँ। तो अपॉर्चुनिटी तो मिली ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप उसको कैसे, आप वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो। पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, ठीक है ना? एकेडमिकली क्वालिफाइड दैट्स वन थिंग, एजुकेशन इज अनदर थिंग। द अदर थिंग इज, द बेस्ट थिंग इज कि आप अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करते हो और उस स्किल से आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो। दैट बिकम्स अ क्रूशल पार्ट ऑफ योर प्रोग्रेस। और चाहे वो इंडिया हो,
चाहे विदेश हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेनी पड़ेंगी। आपको जब तक हम्म। आप वैल्यूएडिशन नहीं करोगे, सामने वाला क्या क्यों देगा? हेट क्राइम आप देखो कितना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट की डेथ भी हो रही है। उसके पीछे का आपको क्या रीजन समझ आते हैं? इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें इन पार्ट्स, हम्म। राइट? सो पहला पार्ट तो ये हो गया कि हाँ, हेट क्राइम तो डेफिनेटली हमने भी सुना है, बहुत कुछ होता है। उसका जो कारण है, कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनती हैं, राइट? एक तो वो एक किस्म से एक जेलसी आ जाती है, एक 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 कॉम्पिटिटिवनेस हो जाती है कि यार ये कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। हम्म। एक तो ये हो गया, तो पॉसिबिलिटी इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन, एंड प्लस ज़रूर ये और हमको समझना चाहिए कि वो उसका नेबरहुड क्या है। अगर उसका ओके। नेबरहुड अच्छा नहीं है और वो वहाँ पे अपने एसेट्स और उन सबको बिल्ड कर रहा है या फ्लैश कर रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेहनती है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे देखें, एक स्टूडेंट यहाँ से वहाँ गया, हम्म। राइट? और वो जिस एज ग्रुप में गया, वो बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो समटाइम्स अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अगर वो घर मिस कर रहा है, तो एक तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, दे शुड कीप टॉकिंग टू देम रेगुलरली, राइट? कीप गिविंग देम सपोर्ट। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत अवेलेबल होती हैं, तो कई बार लोग और पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं और अकेले रह रहे हैं, तो वो फिर एक दूसरी दिशा में चलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। हो सकता है वो ड्रग्स में चले जाएं, हो सकता है कि उसका ओवरडोज हो जाए। आई हैव ऑल्सो सीन दैट। और अच्छा। अगर हम हेट क्राइम की बात करेंगे कि अगर वो वहाँ पे अ, उनसे ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है, हम्म। क्योंकि वहाँ तो उनको सेल करना है, क्योंकि ये तो कम्युनिटी ऐसी है, कहीं भी है कि जितना आप कंज़्यूम करोगे उतना वो देते रहेंगे। तो पहली चीज़ है कि अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करें, पढ़ाई पे फ़ोकस करें, और आप हमेशा अवेयर रहें कि आपके आस-पास हो क्या रहा है। ये बहुत ज़रूरी है जानना स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इंडिया में बहुत अच्छी फैमिलीज़ से हैं, लेकिन एक बहुत छोटी-छोटी गलती से उनको वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से निकलना पड़ता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट और उसकी एक फ्रेंड एक साथ स्कूल में पढ़ते थे इंडिया के अंदर, और वो लोग इवेंचुअली अमेरिका गए। वो एक दूसरे स्टेट में गई लड़की और लड़का दूसरे स्टेट में गया। तो एक ऐसे एक इंडियन गेट टुगेदर में वो लोग मिले। वहाँ पे ऑब्वियसली उनकी बात-वात शुरू हुई, क्योंकि हम्म। दे न्यू ईच अदर अर्लियर। तो वो लड़की ने थोड़ा-सा अल्कोहल कंज़्यूम किया हुआ था। वो वॉशरूम गई, उसने बोला तुम मेरे साथ चलो वॉशरूम। अब वो वॉशरूम गई, ये लड़का बाहर खड़ा हुआ था। वो जब वॉशरूम से बाहर आई और वो स्लिप हो गई, तो ये लड़का उसको उठाने लगा। इन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अक्रॉस द रोड वहाँ पे कुछ वहाँ के जो लोकल थे उनका झगड़ा हो रहा था, हम्म। और वहाँ पुलिस खड़ी थी। जब पुलिस ने वो लाइट फ्लैश करी, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की के ऊपर एक लड़का चढ़ा हुआ है, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और वो लड़की हम्म। भी घबरा गई जब वो पुलिस आई, और जवाब नहीं दिया उनको, उस लड़के को अरेस्ट करके ले गए। हम्म। ठीक है ना? अब उसने कहा कि यार ये कैसे करूँगी मैं, कैसे हैंडल करूँगी? तो वो अगर ये सारी चीज़ें अगर उसने ओपनली कह दी होती, तो उस लड़के को ये दिक्कत नहीं आती। तो ये जो छोटी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ओपनली बात करें, अपने हम्म। पेरेंट्स से बात करें, ठीक है ना? अपने स्कूल की वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करें, ताकि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। ओके। नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस पार्ट ऑफ वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए मेजर वो कौन से फैक्टर हैं जिनका वो ध्यान रखें? हुँ, ओके, गुड क्वेश्चन। और आई वुड आल्सो वंस अगेन थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि इस वक़्त क्या हो रहा है, बहुत सारी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट बेचारा लॉस्ट है। हम्म। सो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पहले ये डायरेक्शन देखनी पड़ेगी मैंने पढ़ाई क्या करनी है। उस पढ़ाई के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करके, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, फाइनेंशियल पेपर्स एंड देयर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद उनको वहाँ से एक फॉर्म इश्यू होता है कॉल्ड I-20। हम्म। अब I-20 जब आ जाता है, अब ये बहुत हल्ला मचा हुआ है कि यार वीज़ा डेट्स नहीं मिल रही हैं, हमको किसी थर्ड कंट्री में जाके अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और या बहुत सारे ऐसे जो एजेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको फॉर अ कॉस्ट वीज़ा डेट दे देंगे। सो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट वरी, वीज़ा डेट्स बड़े आराम से मिलेंगी, क्योंकि जो यूएस गवर्नमेंट है, अगर हम I-20 को ध्यान से देखते हैं, हम्म। तो ऐसा लगता है देखने में कि I-20 यूनिवर्सिटी ने इशू किया है। अगर हम I-20 को टॉप लेफ्ट पे देखते हैं ऊपर,
तो उसके ऊपर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड यूएससीआईएस, यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम सर्विसेज। ये दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं वहाँ की, जो ये I-20 इशू करने में उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही है। तो जब I-20 आ गया तब हमको वीज़ा फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है DS-160। DS का मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। सो अब 3 डिपार्टमेंट आ गए, होमलैंड सिक्योरिटी, यूएससीआईएस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो ये तीनों आपस में बात भी करते हैं। नंबर ऑफ I-20 जो इशू करी है वो इनके पास भी आती है नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो केवल 40, 50, 60 वीज़ा डेट्स निकालेगा और I-20 100-200 इशू हो जाएंगे। दे आर इन सिंक, ऑलराइट। और उन्होंने बहुत क्लियरली अनाउंस कर रखा है कि हम मई 2nd वीक में वीज़ा डेट्स निकालनी शुरू करेंगे फॉर जून एंड जुलाई फॉर द फॉल सेशन। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए डेट्स निकलेंगी, बहुत सारी डेट्स निकलेंगी। जितने स्टूडेंट्स हैं सबको डेट मिलेगी। तो स्टेप 1 गेट योर I-20, स्टेप 2 फिल योर वीज़ा फॉर्म। अब वीज़ा फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब वो भर जाती है, जब आप सबमिट करते हो, इट स्टेज इन द सिस्टम फॉर 99 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि 2 साल में 3 साल में वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन एम्बेसी में सबको कहता हूँ कि दे आर नॉट वर्किंग ऑन टाइपराइटर्स, दे वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। वो दुनिया को सिखा रहे हैं और वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक ना, बहुत सारा लोग ये कहते हैं कि यार ये तो पर्ज हो जाएगा उनका रिकॉर्ड। ऐसा नहीं होता है, 99 ईयर्स तक रहता है जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं। जो फॉर्म सबमिट करने के बाद देन यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल एंड पे द वीज़ा फीस। वीज़ा फीस एज ऑफ नाउ इज़ $185, इंडियन रुपीज़ 15,540 रुपये। जब वो जमा कराते हैं देन यू हैव टू बुक 2 अपॉइंटमेंट्स, वन फॉर योर फिंगरप्रिंटिंग एंड द अदर वन इज़ फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू, राइट। एंड देन स्टार्ट कलेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स 2 पार्ट में है। एक हो गया I-20 के लिए। तो I-20 का जो लॉ है वो ये कहता है कि यू हैव टू शो द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, दैट यू विल नॉट बिकम अ पब्लिक चार्ज। तो बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट या एजुकेशन लोन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। कुछ लोग ना बैंक बैलेंस को ना एट ए टाइम दिखा देते हैं, वो वैलिड होता है? सॉरी, जो यूनिवर्सिटी को देखना है, हाँ। यूनिवर्सिटी ने देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। वो ये नहीं देखेंगे कि कब डाला गया है। करेक्ट, ओके। ठीक है ना। अब जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग हल्ला ये मचाते हैं कि अगर मैंने एजुकेशन लोन ले लिया तो वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा आराम से। ऐसा नहीं है, ओके। क्योंकि जो लॉ है, लॉ ये क्लियरली कहता है यू हैव टू शो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। स्ट्रॉन्ग टाइज का क्या मतलब हुआ, ये बहुत इंटरनेट पे और सब जगह लिखा है शो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री, पर उसका मतलब क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है स्ट्रॉन्ग टाइज। स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब हो गया सोशल टाइज, योर फैमिलीज फाइनेंशियल टाइज, एनुअल इनकम है कि नहीं है, सेविंग्स है कि नहीं है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, फाइनेंशियल टाइज, नॉट दी अवेलेबिलिटी, नॉट कि मेरे पास इतना फंड है तो हो गया काम। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोफेशनल गोल्स, कि उस पढ़ाई का करोगे क्या आप। ओके। ठीक है ना, तो वो इंडिकेट करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर की समझ में नहीं आएगा। ओके। ठीक है ना। तो अब आप ये समझिए कि एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, वेरियस कैटेगरीज। वीज़ा ऑफिसर्स लेट्स से 10 हैं, तो एक ऑफिसर लगभग 100 एप्लीकेशन देख रहा है। उसके बाद कितना टाइम होगा, 2 मिनट। उस 2 मिनट में उसने एसरटेन करना है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, यू हैव अ रीजन टू गो देयर एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्गर रीजन टू कम बैक। कोई जुगाड़ भी होता है वीजा का क्या? देखो, ये बहुत सारे एजेंट्स ना ऐसे हाँ, बच्चों को फंसा देते हैं कि भाई बिल्कुल। मेरा जुगाड़ है मैं करवा दूंगा। उस जुगाड़ पे क्या बोलोगे? ये बिल्कुल बेकार की बात है, कोई जुगाड़ नहीं हो सकता। ओके। ठीक है ना। वो कोई भी ये कह सकता है कि यार मेरा जुगाड़ है, देखा हो गया काम। अब उसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। आपने 100 एप्लीकेशन लगाई, उसमें से 5 इशू हो गई, तो आप वो 5 का गाना गाओगे, अब बार बार दिखाओगे, देखो ये 5, ये 5। वो मैं कई ऑफिस में गया, उन्होंने ना पूरी दीवारों पे वो लगा रखे हैं वीजा की कॉपीज और ये वो देखो। ठीक है ना। अब वो देखो तो सही, वो एक ही कॉपी पता चला कि 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू डोंट नो। सही बात है। है ना। और उसने एडिट करके लगा रखे तो वैसे भी नहीं पता लगेगा। तो ये बहुत कमाल है। तो जो मकसद भी है हमारा इस पॉडकास्ट का वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, और उसको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, और वो हर स्टेप में इन्वॉल्व होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये उसकी लाइफ है। ठीक है ना, ये मेरी या उस एजेंट की नहीं है। तो हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई आप क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, क्या प्रोसेस है, किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उतनी तो समझ उस स्टूडेंट में होनी चाहिए। परफेक्ट। और मैं भी इसमें ये लाइन ऐड करूंगा आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड थिंग्स। तो यू शुड नो, जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, चाहे किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो, चाहे कोई भी आपका मीडिएटर है,
अगर उसके पास में प्रोसेस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर वो आपको कुछ स्किपेबल थिंग्स बता रहा है, लेट्स एग्जांपल एक चीज की 10 हाँ इंडेक्स है, वो 10 इंडेक्स पे टिक होना ही चाहिए, उसमें से कोई भी जुगाड़ नहीं चलेगा अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, करेक्ट है ना? अच्छा करेक्ट। सर, H1 के पीछे क्या क्या रीजन है, मतलब बंदा अप्लाई ना करे मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं, क्यों नहीं? सर इतने सालों की वेटिंग है, बंदा नहीं कर लेगा इतने दिनों उ- तो। उसमें दो चीजें हैं, हाँ। देखो। जैसे अभी हमने कहा कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो, हम्म। तो वो कंपनी आपको चाहेगी रिटेन करना, राइट? सो इस प्रोसेस को पहले अगर मैं स्टूडेंट को कंप्लीट करूं, तो स्टूडेंट का जो वीज़ा इशू हो गया, हम्म। उसके बाद उन्होंने ये भी ध्यान रखना होता है कि एज ऑफ टुडे वो पढ़ने जा रहा है, हम्म। राइट? तो हम्म। उसका फोकस होना चाहिए पढ़ाई, राइट? अगर वो आज ही अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से वहाँ ये बात करना शुरू कर दे कि यार मैं वहाँ आ रहा हूँ जॉब करने, मेरे लिए क्या जॉब मिल सकती है, कि क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि अभी उसको रिफ्रेन करें। अभी आपका मकसद है सिर्फ पढ़ाई करना, आपका फोकस होना चाहिए मैं पढ़ाई करने जाना चाहता हूँ। आपने ये भी सुना होगा कि एक स्टूडेंट का वीज़ा इशू हो गया और वो पोर्ट ऑफ एंट्री पे पहुंचा, वहां से डिपोर्ट कर दिया उसको। रीजन। क्यों? क्योंकि अगर उसको लगा, अगेन वही आइल्स की बात आ गई, हम्म। ठीक है, यहाँ तो वीज़ा इशू हो गया, पोर्ट ऑफ एंट्री पे इमिग्रेशन ऑफिसर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। अच्छा। अब वो आंसर ही नहीं दे पा रहा, तो फिर उसका फ़ोन चेक किया, तो पता चला कि अपने दोस्तों से कह रहा है कैन आई कम एंड वर्क हियर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आना चाह रहा था बिफोर आई गो ऑन टू द हम्म। H1। ठीक है, ईमेल डाल रहे हैं लोगों को कि भाई मेरे लिए जॉब ढूंढ लो, मेरे लिए घर ढूंढ लो, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं उस दोस्त के पास रह लूंगा। ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपका हम्म। फोकस अभी पढ़ाई होना चाहिए। हम्म। आपका फोकस होना चाहिए, अगर मैं टूरिस्ट जा रहा हूँ तो टूरिज्म होना चाहिए। आप पहले लिख रहे हैं स्टोर पे मेरे लिए जॉब है क्या? बट वहाँ की गवर्नमेंट अलाउड करती है ना, एज ए इफ यू आर ए स्टूडेंट, हम्म, कि आप वीक में 8 घंटे या समथिंग कुछ आर वो डेडिकेट करते हैं कि इतना ही काम कर सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर हम अपना जो I-20 आया है अमेरिका से, उस I-20 को अगर हम ध्यान से देखेंगे, उसके थर्ड पेज पे हम्म। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वर्क ऑथराइजेशन एंड ट्रैवल ऑथराइजेशन। हम्म। क्या मतलब हुआ कि जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, हर स्टूडेंट को हम्म। 20 आवर्स अ वीक अलाउड है वर्क 20 आवर्स करना, ए वीक, ओके राइट? ओके। उसको कहते हैं CPT, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक हम्म। है, इसके बाद जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आता है OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ओके। वो उससे अलग नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है ना? हम्म। तो फिर उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर आप ड्यूरिंग योर वेकेशन वाइल स्टडिंग, अगर आपको काम करना है, तो आप जॉब ढूंढिए, जॉब का आपको परमिशन मिलती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है हम्म। किसी से, उस परमिशन को आप लेके जाइए अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस, वहाँ से उनसे परमिशन लीजिए उनको, क्योंकि उनको ऑथराइज करना होगा। जब तक वो ऑथराइज नहीं करेंगे, तब तक स्टूडेंट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए जॉब, ओके। क्योंकि अगेन ये इट्स अ बहुत वेरी जरूरी प्रोसेस है, बेस्ड। ये एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड हाँ, इंफॉर्मेशन, हाँ। ठीक है ना? क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, जॉब मिल गया, शुरू हो गया। अब जो पेमेंट कर रहा है, उसने पेमेंट को कहीं तो दिखाना होगा ना, कि हम्म। मैंने किसको करी। अब ये तो नहीं कह सकता मैंने स्टूडेंट को करी। स्टूडेंट को करी, क्या उसके पास सोशल सिक्योरिटी है, उसके पास परमिशन है कि नहीं है? तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस इनमें इंक्लूडेड हैं। तो आप प्लीज़ उस प्रोसेस को अडॉप्ट करिए, उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो परफेक्ट। गया CPT, हम्म। सॉरी। हम्म। इसके बाद आ गया OPT। हम्म। आपने आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो आपको 36 मंथ्स का, 3 साल का आपको वर्क ऑथराइजेशन मिलता है इन अमेरिका, हम्म। राइट? तो अगेन, जैसे ही आपको वो मिला, आप अपने ISS ऑफिस जाइए, उनको दिखाइए, उनसे परमिशन लीजिए, वो इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करेंगे, इमिग्रेशन आपको परमिशन देगा, यू विल गेट अ प्रॉपर कार्ड टू वर्क, विच इज कॉल्ड दी EAD कार्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड। वो जैसे ही वो आपको कार्ड मिले, यू आर फ्री टू वर्क। एंड देन जब आप वो काम कर रहे हैं, जो आपने पढ़ाई करी है, हम्म। उसको किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं और क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो कंपनी फिर आपको एक्सटेंशन भी देगी, आपके लिए H1 भी फाइल करेगी। तो आपको 3-4 चांस मिलते हैं अपने H1 पिटिशन फाइल करने के लिए, ओके ओके, ठीक है ना? नाउ आई तो वो अंडरस्टैंड। लॉटरी में जाती है। हम्म। लॉटरी का क्या है उनका, कि फॉर रेगुलर 65,000 नंबर्स हैं, और फॉर स्टेम प्रोग्राम 20,000, तो 85,000 नंबर्स होते हैं हर साल, हम्म। जिसके अंदर आपको लॉटरी में जाना डालते हैं। और वो लॉटरी जब आपकी निकलती है, देन यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन H1। H1 अप्रूवल अगर आपका पिक हो गया, तो बाय अक्टूबर वो आपको April 1 को पता चल जाता है कि आपका लॉटरी में आ गया।
ओके। ठीक है, एंड देन दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 7 years, 6 years प्लस 1 year। ओके। ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन था कि एम्प्लॉयमेंट H1 के बाद अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी कंपनी आपको बहुत पसंद कर रही है, सो वही कंपनी आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल करती है। अगर आपने मास्टर्स करी है, अंडरग्रेड करा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, बेस्ड ऑन दैट EB2 या EB3। अगर आपने PhD करी है और आपके पेपर्स पब्लिश हुए हैं इंटरनेशनली और आपने इंटरनेशनल असाइनमेंट्स करी हैं, तो आप आ जाती है EB1 में। अब इसमें डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट, EB इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, EB1 फॉर एनी कंट्री इज करंट। मतलब अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको ग्रीन कार्ड तुरंत मिल जाएगा विद इन अ ईयर। अच्छा। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स को ये बहुत सारा हाइप है कि कहीं जी वेटिंग पीरियड 100 साल की है या 400 साल की है, ऐसा है कुछ, राइट? तो उस कैटेगरी, अच्छा कुछ नहीं करना है, मेरे पे मत करिए, किसी पे मत ट्रस्ट करिए, गूगल पे जाइए, वहाँ टाइप करिए वीज़ा बुलेटिन। यूएस गवर्नमेंट हर महीने 10 तारीख को वीज़ा बुलेटिन निकालती है, जिनमें इन कैटेगरीज के बारे में लिखा होता है, उनका वेटिंग पीरियड लिखा होता है। आप उसको जाके सर्च करिए, उसमें क्लियर आ जाएगा। ये जितना हाइप है और ये जो इन्फॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। जो EB2 है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स आते हैं, उसका वेटिंग पीरियड इज क्लोज टू अबाउट 8 to 9 years और प्रॉब्लली 10 years, उससे ज़्यादा नहीं है। समझ गया। ठीक है ना? सो इफ़ यू अडॉप्ट द प्रोसेस, वो प्रोसेस सबने बनाए हुए हैं और वो प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा। मुझे लगता है सर काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, कुछ लास्ट में बचा हुआ है? सो थोड़ा सा अगर हम कनाडा के ऊपर भी अगर फोकस करें, क्योंकि आजकल कनाडा बहुत लाइमलाइट में है। बहुत लाइमलाइट में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच गए हैं और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी जानकारी ये भी प्लीज़ है बताइए ना। कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो यूएस कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चेंजेस लेकर आए हैं उसके अंदर। पहली तो ये हो गया कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको जो GIC है वो सबमिट जमा कराना ही कराना है। सो GIC इज गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो पहले $10,200 होता था, उन्होंने उसको डबल कर दिया है, राइट? ओके। ओके, और इसका इसका भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आप SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास IELTS का स्कोर होना चाहिए और आप पूरे 1 साल की फीस जमा कराएंगे। ओके। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करी जाएगी अंदर दी SDS। अब इसको अगर हम एक फनी वे में अगर मैं लेके जाऊँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँ, तो वो ये है कि ये GIC और जो 1 साल की फीस है, ये इन्होंने शुरू क्यों करी और ये कैसे शुरू हुई? तो ये मेरा वर्जन है, ये मेरा अपनी सोच है, ये किसी की ऊपर वो नहीं है, मेरी सोच है। वो ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने सोचा होगा यार इतने सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, अब वो वहाँ पहुँचा स्टूडेंट और वो यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं, कहीं और चला गया। तो उन्होंने कहा यार, उनको पता चला कि यार इसने तो एजेंट को इतने पैसे दिए हैं, तो उन्होंने ये सोचा होगा यार ये ना एक काम करते हैं, इनसे थोड़ा पैसा ले लेते हैं, GIC में डलवा देते हैं। तो पहले उनसे $10,000 ले लिए। और एक्चुअली ये सेफ भी है स्टूडेंट के लिए। तो अब है ना, तो जब वो GIC दी तो एक आपकी वो समझ में आई ना कि भाई आप, मैं थोड़ा कमिटेड हूँ पढ़ने के लिए। अब GIC दी, अब स्टूडेंट्स ने कहा कि यार मैं एजेंट को इतने पैसे दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं कैनेडियन गवर्नमेंट को देता हूँ। उसने GIC कराई, फिर भी कॉलेज नहीं गया, फिर और कहीं निकल गया वो। फिर उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इनसे 1 साल की फीस भी ले लेते हैं। तो उन्होंने उनसे 1 साल की फीस भी ले अब ली। तो जाना ही पड़ेगा। अब तो जाना पड़ेगा, अब तो तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। तो ये मेरा वर्जन है ऑन अ लाइटर साइड, कि हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं ये बिल्कुल सोचा हो। ये अप्रोच बिल्कुल अच्छी है। सी थिंकिंग क्या है ना लोगों की, 10 में से मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं भाई मैं जाऊंगा और बस मुझे तो पैसे कमाने हैं। हाँ, पढ़ाई की Correct. लिखाई के लिए तुम सोच रहे हो, उसमें से मुझे लगता है 10 में से बेयर मिनिमम 30% 25% हो गए जो एक्चुअल पढ़ने जा रहे होंगे। पढ़ने आ रहे हैं, हाँ। बट ठीक है, ये पॉडकास्ट बेसिकली जितने भी मेरे छोटे भाई बंधु मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे नहीं, आप अपनी जगह जहाँ पे भी पढ़ रहे होगे, तो उन लोगों के लिए था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मिस गाइडेड थी या मिस कम्युनिकेट किया गया था। और सर को ऑलमोस्ट 37 ईयर का एक्सपीरियंस है 37 इसी years. लाइन का, तो मुझे लगता है सर ने हर चीज को ना इतने अच्छे से एलैबोरेट किया कि आपको ना एक एक पॉइंट ना क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप सर का पीछे पड़ जाना कि सर बताओ वो कैसे कराना है। ठीक है सर, Thank you so much. थैंक यू सो And मच सर, I थैंक wish यू। all the students all the very best, and we'll keep meeting and Yeah, we'll keep doing all definitely, these sir, things. definitely, This yeah. is wonderful. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, Thank you थैंक so यू। much.